हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र में प्राचीन भारत, जिसमें हमारा चैप्टर है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से पहले का टाइम देखना है हमें। आइए स्टार्ट करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, जिसका कार्यकाल कितना था, तो 1153 से लेकर 1163 ईस्वी था। विग्रहराज चतुर्थ की सबसे प्रमुख विजय कौन सी थी, तो दिल्ली थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। किसने धारण की थी, तो विग्रहराज ने। जयानक उसे कवि बांधव तथा सोमदेव उसे क्या कहते हैं, विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। जयानक ने विग्रहराज को कवि बांधव के नाम से कहा बोला है, और सोमदेव ने जो है विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है विग्रहराज को। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। अजमेर का शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। इसका कार्यकाल था 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। इसने इसी के शासनकाल में जो है 1191 की प्रथम तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम युद्ध में गौरी पराजित होता है और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। तो 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, याद रखिएगा। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। पहले में आपका पृथ्वीराज जीतता है और दूसरे में आपका गौरी जीतता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई है। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल जो है, इसका कार्यकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी के मध्य मिलता है। तो धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। धर्मपाल कौन से धर्म से संबंधित था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को क्या एक उपाधि दी गई है, परम सौगात की उपाधि दी गई है, याद रखिएगा। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई है। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बख्तियार खिलजी ने 1192 से लेकर 1202 के बीच में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट करता है। पाल वंशी शासक देवपाल जो था, उसका कार्यकाल 810 से 850 था। ये भी बौद्ध मतानुयायी था। तो देवपाल भी आपका बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो देवपाल ने क्या किया था, शैलेंद्र वंशी एक शासक था, बालपुत्र देव के अनुरोध पर क्या किया था, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। गोविंद चंद्र जो हैं, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी जो है बौद्ध मतानुयायी थी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कौन थी, कुमार देवी। वो एक बौद्ध मतानुयायी थी, बौद्ध को मानती थी, बौद्ध धर्म को। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री जो था लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। तो लक्ष्मीधर ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जयचंद्र था। तो गढ़वाल वंश किससे संबंधित है, जयचंद्र से संबंधित है, याद रखिएगा। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। हमीर महाकाव्य है, उसमें चौहान को क्या बताया गया कि ये सूर्यवंशी हैं। हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आल्हा उदल महोबा से संबंधित है। आल्हा उदल कहाँ संबंधित है, तो महोबा संबंधित है। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव या परमल के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट कर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। आल्हा और उदल कहाँ से संबंधित है, महोबा से संबंधित है। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन जो है चंद्रवरदायी ने अपनी पुस्तक या रचना पृथ्वीराज रासों में
तक की है। अजगनिक जो है परमाणु रासों के आला खंड से प्राप्त होता है। तो चंदेलों और चौहानों के बीच संघर्ष किसमें किसमें मिलता है? तो चंद्रबरदाई की जो है पृथ्वीराज रासों और जगनिक की जो है परमाणु रासों से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। तो बुंदेलखंड का क्या प्राचीन नाम है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी के लिए। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल शासक, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक जो था वो चंदेल वंश का संस्थापक था। नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। खजुराहो के लेख में शासक हर्ष को क्या कहा गया? पंडव परम भट्टारक कहा गया है। शासक धंग ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। तो जो चंदेल वंश का शासक धंग था उसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया था। धंग ने कैसा अपना प्राण त्यागा था? तो समाधि के द्वारा प्राण का त्याग किया था। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक आपका कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा। नागभट्ट प्रथम था, जिसका कार्यकाल था 730 से लेकर 756 ईस्वी तक था। इस वंश के शासक जो थे नागभट्टी द्वितीय ने परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वरम की उपाधि धारण की थी। तो नागभट्ट द्वितीय ने किसकी किसकी उपाधि धारण की? परम भट्टारक, महाराधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था, जो वैष्णव धर्म को मानता था मिहिर भोज। इसने जो है आदिवरा तथा प्रभास की उपाधियां धारण की। तो मिहिर भोज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? आदिवरा की और प्रभास की उपाधि धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक जो है मिहिर भोज था। तो प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आपका मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से लेकर 885 ईस्वी तक था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक बना। इसका काल जो है आपका 885 से 910 ईस्वी तक रहा है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज, जिनका शासनकाल ये है, के समय प्रमुखता प्राप्त थी। तो हेमचंद्र जो जैन विद्वान थे, सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराज के टाइम पे उनको बहुत प्रमुखता प्रदान थी। तथापि वे उसके उत्तराधिकारी या कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा में अलंकृत थे, यानी उसकी सभा में मौजूद थे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष वीरसेन था। सेन वंश के शासक जो थे बल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराधिराज, परमेश्वरम, परम महाएश्वर, निशंक शंकर आदि उपाधियां धारण की थी। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। तो बल्लाल सेन ने किसकी रचना की थी? दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन, जिसका कार्यकाल है आपका 1178 से 1206। लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। तो लक्ष्मण सेन द्वारा जो है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क स्मृति पर मिताक्षरा नामक शीर्षक से एक रचना की है, जो क्या है? याज्ञवल्क स्मृति का एक टीकाकारी से कहा जाता है। मिताक्षरा क्या है? आपका टीका ग्रंथ है। जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। तो मिताक्षरा की किसने की है? विज्ञानेश्वर ने। जो किस पे आधारित है? तो याज्ञवल्क स्मृति पर आधारित है। जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। हेमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना की है।
तथा राजकार्यों के नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महीपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका और बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे ग्रंथों की रचना किसने की है? तो राजशेखर ने इन सारे ग्रंथों की रचना आपकी किसने की है? राजशेखर ने की है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। ये जो है धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोम या मुद्राएं दान में दी थी। तो किसने दी थी? जयसिंह सिद्धराज ने दी थी। राजशेखर की जो पुस्तक है आपका कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विद्यासाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, ये सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये मिलान के लिए देता है। और एक किसके दरबार में थे? तो महेंद्रपाल और महीपाल दोनों के दरबार में थे। आगे देखते हैं। परमार शासक जो हैं वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की थी। वाक्यपति ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा साहंसक जैसी उपाधियां धारण की थी। राजा भोज परमार शासक था। राजा भोज कौन थे? तो परमार शासक थे। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था, तत्पश्चात राजधानी इनकी धार में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो भोज जो परमार शासक थे, परमारों की राजधानी क्या थी? तो धार थी। याद रखिएगा। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरण पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्राधार है। क्या वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है? तो ये किससे संबंधित है? वास्तुशास्त्र से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिलान के लिए देता है। सम्रांगण सूत्राधिकार किससे संबंधित? वास्तुशास्त्र से। इस ग्रंथ में 83 अध्याय, 31वें अध्याय में जो है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रविधि, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर एमपी के धार जिले में स्थित है। भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो एमपी के धार जिले में। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। कौन स्थापित है? तो वाग देवी की प्रतिमा स्थापित है। भोजशाला का निर्माण जो है परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौड़वहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाक्पति की रचना है। तो गौड़वहो किसकी रचना है? यशोवर्मन की जो है कवि वाक्पति, इनकी रचना है। अब हमारा एमसीक्यूज आ गया, हम देखते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर है सी, पृथ्वीराज तृतीय जो है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय कहाँ के थे? अजमेर के शासक थे। तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी, यानी चौहान की पराजय हुई थी द्वितीय में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, कहाँ से था? बर्मा से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, जावा सुमात्रा से। तो ये था आपका जावा सुमात्रा से संबंधित थे वो लोग। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। देवपाल को क्या कहा गया? परम सौगात। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए जो है 5 गांव दान में दिए थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में
देने के लिए प्रार्थना की है। तो यह है आपका बालपुत्र देव था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो ये आपका सारनाथ में इन्होंने बनवाया था। हमीर जो है, हमीर महाकाव्य चौहानों का बताया गया है, तो सूर्यवंशी बताया गया। हमीर महाकाव्य में चौहानों को जो है सूर्यवंशी बताया गया है। आला उदल संबंधित थे कहाँ से? चंदेरी से, विदिशा से, बुंदेलखंड से संबंधित, या महोबा से हम कह सकते हैं, महोबा संबंधित है ये। आला उदल महोबा संबंधित है। ये चंदेल शासक परमादिदेव या परमल के सेना नायक थे, जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट कर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो तथा जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई जी हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये आपके जयानक हैं। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल रहमान जो है हमीर रासो से संबंधित नहीं है। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। जगनिक जो है आला खंड या परमल रासो नामक लिखे हैं। और नरपति नाल जो है बीसल देव रासो लिखा है इन्होंने। हमीर रासो की रचना जो है सारंगधर ने की थी। किसने की थी? सारंगधर ने की थी हमीर रासो की रचना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में देहली शहर की स्थापना की थी? परमार वंश, तोमर वंश, सोलंकी वंश, चौहान वंश। तो यह आपका तोमर वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। सबसे पहले दिल्ली को कौन बसाया था? तोमरों ने ही बसाया था। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या देहली शहर की स्थापना तोमर वंश के शासक कौन? अनंगपाल ने की थी। चंद्रवरदाई की कृत पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। धनंग देव किस वंश का शासक है? तो ये आपका जेजाक भुक्ति चंदेल वंश का शासक है। धंग देव। जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंग देव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराधिराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव का आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया था। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर सही कूट का चयन करना है। विद्याधर, धंग, यशो वर्मा, कीर्ति वर्मा। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन। यहाँ से देख लेते हैं। यशो वर्मा का कार्यकाल जो है 930 से लेकर 950 ईस्वी। धंग का कार्यकाल 950 से लेकर 1002 ईस्वी है। विद्याधर का कार्यकाल है आपका 1019 से 129 ईस्वी। कीर्ति वर्मा का कार्यकाल 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो गया था। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? राणा प्रताप ने, परमार राजा भोज ने, राजा धंग ने, पृथ्वीराज चौहान। तो इसके आंसर है आपका सी, परमार राजा भोज ने बनवाया था। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार और प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कुर्म शतक, सिंगार मंजरी आदि हैं। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। कहाँ अवस्थित है? उत्तर बंगाल में अवस्थित थी ये। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका गोपाल था। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। ओदंतपुर शिक्षा का केंद्र था। ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक जो है गोपाल ने की थी।
निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये आपके धर्मपाल ने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। धर्मपाल को परम सौगात से भी के नाम से भी जानते हैं। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुर प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये आपका धर्मपाल है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने, जिसका कार्यकाल था 770 से लेकर 810 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। विक्रमशिला आपका उस पाल शासक का नाम था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह आपका धर्मपाल है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल ने करवाई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये आपके धर्मपाल हैं। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके बिहार में अवस्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस राजा या राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? हर्षवर्धन, यशोवर्मन, गोपाल, नंदीवर्मन। तो इसका आंसर है आपका सी, 2 और 4। गोपाल और नंदीवर्मन को जो है राजाओं को जनता द्वारा चुना गया था प्रत्यक्ष रूप से। जिसको जनता चुने थे वो कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल तथा पल्लव शासक नंदीवर्मन ने पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और ओदंतपुर। तो ये था आपका तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से छात्र या विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कोसल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जो जीवक था, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि वैद्य एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। ये 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा वलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया था। किसको दिया था? तो नालंदा विहार को। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के काल में ओदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो आपके गोपाल के द्वारा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। ये पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो ये आपका है दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। दंतीदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। किसने जो है हिरण्यगर्भ नामक धार्मिक कार्य कराया था? तो ये आपका दंतीदुर्ग है। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के महाभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष, धर्मपाल, भोज परमार, नागभट्ट द्वितीय। यह आपका अमोघवर्ष था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। महानतम प्रतिहार राजा थे। कौन थे? तो मिहिर भोज थे। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से लेकर 885 ईस्वी तक था।
धर्मपाल वंश का राजा जो था आपका, धर्मपाल जो था पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 870 से लेकर 810 तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था, इसका शासनकाल 885 से 990 था, 910 तक रहा। जबकि हर्षपुष्य भूति वंश का शासक था, इसका शासनकाल 606 लेके 647 तक था। गुर्जर प्रतिहार शासकों से किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो ये आपकी मिहिर भोज ने जो है आदिवरा की उपाधि धारण की थी। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो इसका आंसर है आपका बी। सबसे पहले 4 आएगा, वत्सराज आएगा, फिर आपका नागभट्ट द्वितीय आएगा और फिर महेंद्रपाल, सबसे लास्ट में आपका महिपाल आएगा। वत्सराज जो है 775 से 800 ईस्वी तक था शासन में। नागभट्ट जो था द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833, महेंद्रपाल 885 से 910, महिपाल जो था 912 से लेकर 944 तक था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? नागभट्ट द्वितीय, देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका आंसर है आपका डी। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार कहा गया। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो 730 से लेकर 756 ईस्वी तक था। इस वंश के अंश शासकों में जो थे आपके वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल इत्यादि आते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये है कुमारपाल के दरबार में रहते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय प्रमुखता प्राप्त थी इन्हें, तथापि उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किस एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे? तो ये है आपके लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने सेन वंश के शासक थे, जो इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो ये आपका सेनों द्वारा किया गया था, सेन वंश द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, कौन थे? विज्ञानेश्वर, राजशेखर, हिमाद्री, जीमूतवाहन। तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 2, 4। विज्ञानेश्वर और हिमाद्री तथा जीमूतवाहन ये आपके विधिवेता थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित हैं? महेंद्रपाल, राजा भोज, महिपाल, इंद्र तृतीय। तो यह है आपके बी, महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों से संबंधित हैं। राजवंश और राजधानी दिए हैं, देखते हैं, मिलाते हैं। प्रतिहार जो थे वो कहाँ के थे, मतलब इनकी राजधानी क्या थी? तो इनका राजधानी जो था कन्नौज था। चोल का जो था वो धारा थी। एक सेकेंड, गलत हो गया है, यहाँ फिर से मिलाते हैं। प्रतिहार की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। चोलों की जो राजधानी थी आपका तो वो तंजौर थी। परमार की राजधानी धारा थी। सोलंकी की राजधानी आपकी अहिलवाड़ थी। तो ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो गया डी। डी ऑप्शन सही है। 41 क्वेश्चन नंबर है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इस इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसका कार्यकाल 730 से लेकर 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी।
राजवंश को कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष के उलझे हुए थे। वह थे कौन कौन थे, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 4। तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट जो थे, इन्होंने ही संघर्ष किया था कन्नौज के लिए। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग में मगध का था। इसे महोदय, श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस प्रकार अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो 8वीं-9वीं सदी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सफलता किसे मिली, तो प्रतिहारों को सफलता मिली थी। कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा चोल। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये तीनों ही त्रिकोणात्मक संघर्ष के में रहते हैं। महोदय किसका पुराना नाम था, ये कन्नौज का था। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री नाम से जाना जाता है, तो ये आपको कन्नौज को जाना जाता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति, तो इसका आंसर है कोल जो है आपका अलीगढ़ के थे और महोत्सव नगर आपका महोबा में मनाया जाता है। महोदय श्री जो है कन्नौज का है और जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है। किसका है, बुंदेलखंड जो यूपी का है क्षेत्र है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो ये आपके जयसिंह सिद्धराज हैं, इन्होंने ही आर्थिक सहायता प्रदान की थी। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोन या मुद्राएं दान में दी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था, अजयपाल, कनकपाल, जगतपाल। तो यहाँ से हम देखते हैं परमार वंश का संस्थापना जो हुई थी 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। राजा भोज ने शासन किया था, कहाँ शासन किया था, तो धार पर शासन किया था। राजा भोज किससे संबंधित है, परमार से संबंधित है। परमार शासक हैं राजा भोज। 50 है आपका, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, भोज, चंद्रवर्धन, चंद्रवर्मन, गोविंदराज और महिपाल। तो ये आपके भोज हैं। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा सम्रांगण सूत्रधार है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं। प्रारंभ में जो है आयोग ने इसका उत्तर ए माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसे बी माना है। तो जो आयोग मान रहा है वही आप भी मानिए। तो इस तरह से बी किसको मान रहा है, तो गोविंदराज को मान रहा है। भोजशाला मंदिर अधिष्ठ थाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती, भगवती सरस्वती। तो ये जो है भगवती सरस्वती से संबंधित है। भोजशाला मंदिर एमपी के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाघ देवी भगवती सरस्वती देवी की स्थापना की गई है। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया। अब भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद परिसर में स्थित है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो ये है आपका गांगेय देव नहीं था, बाकी सभी जो है परमार वंश के शासक थे। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र है, देखते हैं। खजुराहो कहाँ है आपका, तो ये आपका बुंदेलखंड में है। इस अच्छा हम यहाँ से देख लेते हैं।
बोध गया जो है आपका बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड में, सिवनी जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक में जो है, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में, तिरुपति आपका आंध्र प्रदेश या रायलसीमा में है। गौड़बोह के रचयिता कौन है, तो ये वाकपति हैं। गौड़बोह जो है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अरघट्टा किसे निरूपित करता है, तो ये जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर झील है। कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये आपका सुल्तान जैनुल आबदीन जो है ये प्रसिद्ध है कश्मीर के अकबर के नाम से। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था इन्होंने। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या है, अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह और शाही शाह, शाही खां। तो इसका आंसर है आपका शाही खां जो है जैनुल आबदीन का नाम है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। इसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी किया गया है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, न्यायदेव, विजयदेव, नरसिंहदेव, हरिदेव। तो ये था आपका न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल आपका मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका हरि सिंह था। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपका सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुशपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान विवरण प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स ख़त्म। आज से हमारी एंशिएंट कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। इससे पहले आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।